Hello everyone. Good afternoon to all of you. कैसे हैं आप सब लोग? ओके, मैं हूँ प्रीति राठौर और आज हम NSTI मुंबई के क्वेश्चन बैंक को कर रहे हैं जो POT से रिलेटेड है। और आज हम 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपको आंसर करना है, ठीक है? और आपको आंसर फुल फॉर्म में करना है, ABCD की फॉर्म में ना करते हुए फुल आंसर आप लिखिए। इससे आपका जो आंसर है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिमेंबर हो जाएगा। अब जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं तो क्वेश्चन देखकर आपको एकदम से याद आ जाएगा कि मेरा आंसर ये है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे तो अच्छे से मेहनत का फ़ायदा लें। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ स्किल मास्टर पर अब आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। POT की थ्योरी के साथ साथ POT की क्वेश्चन बैंक और साथ ही साथ में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का आपको मैथ्स करवाए जाएंगे, साइंस करवाई जाएगी और एप्टीट्यूड करवाए जाएंगे। जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे, जो ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर CITS में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी क्लासेस लगेगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आपको कोई जॉब निकलती है ITI से रिलेटेड या फिर कोई एडमिशन्स हैं, जैसे आपकी अप्रेंटिस वगैरह वगैरह, तो उस चीज़ की भी आपको नोटिफिकेशन दी जाएगी। और आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो डेली अब स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि अब हम डेली क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में वीक में एक बार जितना हमने डिस्कस किया है पूरे वीक, कोशिश करेंगे कि संडे को हम सब उसको रिवाइज़ करें। तो आपको बने रहना है क्लास में ताकि आपकी अच्छे से प्रेपरेशन हो जाए एग्ज़ाम की, और जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाए और अच्छे से मतलब हम रिस्पॉन्स कर पाए। और साथ ही साथ में आपको ट्रेड से रिलेटेड थ्योरी और क्वेश्चन बैंक भी करवाए जा रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि हम हर ट्रेड से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन बैंक करवाने वाले को अवेलेबल करवा सके। जब तक हमें मिल नहीं जाते तब तक आप अपने बेस पर तैयारी कीजिए। जैसे हमें कोई मिल जाता है करवाने वाला तो आपको ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। फ़िलहाल हमारे पास ड्रेस मेकिंग से रिलेटेड है, आपको उसकी थ्योरी करवाई जाएगी। इलेक्ट्रिशियन की भी थ्योरी आपको करवाई जाएगी। फिटर की क्लासेस तो चली ही रहती है, नागेश्वरी मैम आपको करवाते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन किया कीजिए, वो बहुत अच्छे से आपको करवाते हैं। साथ ही साथ ऑटोकैड की क्लासेस भी लगेगी और CSA की क्लासेस भी लगेगी। मतलब कि आपको स्किल मास्टर चैनल पर बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होगी आपकी स्टडी से रिलेटेड, तो आपने बने रहना है हमारे साथ और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी को करना है। साथ ही साथ में अगर आपको इतनी सब चीज़ें मिल रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें, साथ ही साथ हमको सपोर्ट करें, हमारे साथ बने रहे, ठीक है? ये हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन आज की। तो हम शुरू करते हैं। अब तक आप सब लोग आई थिंक आ ही गए होंगे, और ऐसी कोशिश रहती है हमारी कि क्लास में अगर कम से कम अब 240 स्टूडेंट तो लाइव हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मज़ा आता है क्लास में। तो आपसे यही कह सकते हैं कि आप भी क्लास में आए, अपने फ्रेंड को भी इनवाइट करें, आप भी सीखिए, अपने फ्रेंड को भी सिखाएं, साथ ही साथ में आंसर करें। जो भी आपका विचार रहता है किसी भी क्वेश्चन के बारे में वो आप शेयर कीजिए, लिख के शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी आपके व्यूज़ पढ़ सके और स्टूडेंट भी आपके व्यूज़ पढ़ सके और आपसे भी नॉलेज मिलती रहे। मतलब कि कुछ चीज़ हम आपको बताते हैं, कुछ चीज़ आप हमें बताते रहे। इससे क्या होगा, हमारी अच्छी कम्युनिकेशन बनी रहेगी और हमारी नॉलेज भी एक्वायर होती रहेगी, ठीक है? देन स्टार्ट करते हैं। आज हमने बात करनी है, हमारे NSTI मुंबई के क्वेश्चन बैंक को करने वाले हैं जो POT से रिलेटेड है। आज हम 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आपने ध्यान देना है क्लास के अंदर और फुल आंसर करना है। किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आपने वो बतानी है, ठीक है? ताकि फिर से कोई डाउट ना रहे हमें, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो जब हमें एग्ज़ाम दे, ठीक है? देन चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी रेडी हो? ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज़। जो आपका टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है
वो कौन सा है, कौन सी कम्युनिकेशन है वो, वन वे कम्युनिकेशन या टू वे कम्युनिकेशन या अपवर्ड कम्युनिकेशन या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आपको फुल आंसर लिख के देना है। वेरी गुड। कौन सी कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन क्यों है, सभी अपने अपने विचार लिखिए कि आपको क्यों लगता है कि जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है वो टू वे कम्युनिकेशन है। वेरी गुड। क्यों है टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें आपका स्पीकर जो आपका टीचर है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन अपने स्टूडेंट को देता है, ठीक है। वो जो टीच करवा रहा है वो चीज़ अपने स्टूडेंट को बताता है, स्टूडेंट उसको रिसीव करते हैं और साथ ही साथ में अपने टीचर को क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक तरह से कम्युनिकेशन का, टू वे कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि टीचर की और स्टूडेंट की दोनों की भागीदारिता रहती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। वेरी गुड ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बता रहा है आपसे, यूज प्रॉपर टीचिंग एड्स एट द राइट टाइम इन द राइट मैनर फॉर अप्लाइंग। देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है हमारे से कि जितनी भी आपकी टीचिंग एड्स है उसका आप राइट टाइम में राइट मैनर में अप्लाई करते हो उसको अपने क्लासरूम के अंदर, तो वो कौन सी सेंस है आपकी, फ्यू सेंस, ऑप्शन नंबर बी बता रहा है मल्टीपल सेंस, ऑप्शन नंबर सी सिंगल सेंस, ऑप्शन नंबर डी बेटर टीचर एंड लर्निंग। 10 सेकंड का टाइम आपको फुल आंसर करना है। वेरी गुड। कौन सी है ये, मल्टीपल सेंस है। मल्टीपल सेंस कैसे है, अब जो भी टीचिंग एड हमारे को यूज़ करनी है, ठीक है, तो टीचिंग एड एक तो होगी नहीं हमारे पास, बहुत सारी टीचिंग एड्स होगी, उन सारी टीचिंग एड को राइट टाइम में राइट मैनर में यूज़ करना क्या कहलाती है, हमारी मल्टीपल सेंस है। हमारे पास इतनी सेंस है कि हमको कौन सी चीज़, कौन सा टीचिंग मटेरियल कब यूज़ करना है, कब अपने ट्रेनिंग के सामने शो करना है, कब उसको देना है, ये सब चीज़, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा है, लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इज वन वे कम्युनिकेशन। लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। सो फाइनली द रोल ऑफ, तो जो हमारे ये वन वे कम्युनिकेशन है इसको कंप्लीट करने के लिए फाइनली किसका रोल ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होता है, आपकी टीचर का, टीचर इज इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट एंड टीचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट और टीचर दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या ऑप्शन नंबर डी बता रहा है स्टूडेंट इज नन, या स्टूडेंट का इसमें कोई रोल ही नहीं है। दिस वन वे कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो इस रोल को कंप्लीट करता है वो कौन करता है, वेरी गुड, कौन करता है, स्टूडेंट। स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट की इम्पोर्टेंस क्यों है, स्टूडेंट की इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि लेक्चर मेथड में क्या होता है, जो हमारे लेक्चरर होते हैं वो लेक्चर देते हैं, बट वो लेक्चर और वन वे कम्युनिकेशन भी तब कंप्लीट होगी जो इन्फॉर्मेशन एक लेक्चर अपने स्टूडेंट को देना चाहता है और स्टूडेंट उसको क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तभी तो वन वे कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपके भी वन वे कम्युनिकेशन के बारे में कोई अपने विचार है तो आप सब लोग लिख लीजिए, या कैसी होती है, किस तरह की होती है, तो आप सभी लिख लीजिए। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कहता है हमारे से, टेस्ट इज अ यार्डस्टिक टू मेजर द, जो आपका टेस्ट होता है वो किस चीज़ को मापने का
यार्डस्टिक होती है आपका मापदंड, मेज़र होता है मेज़रमेंट करना। तो टेस्ट के द्वारा आप किस चीज़ को मेज़र करते हो? लर्नर अचीवमेंट एंड टीचर सक्सेस, लर्नर की अचीवमेंट को और टीचर की सक्सेस को मेजर करते हो। ऑप्शन नंबर बी है लर्नर्स अचीवमेंट ओनली, सिर्फ लर्नर्स की अचीवमेंट को मेज़र करते हो आप, या फिर टीचर सक्सेस ओनली, या सिर्फ टीचर की सक्सेस को ही मेज़र किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बता रहा है आपसे लर्नर एंड टीचर सक्सेस, या फिर लर्नर और टीचर की सक्सेस। फुल फॉर्म में आंसर कीजिए। वेरी गुड। किस चीज़ को मेज़र करता है? लर्नर की अचीवमेंट को और टीचर की सक्सेस को। लर्नर की अचीवमेंट क्या हुई? बाय द वे हमने टेस्ट दिया है, टेस्ट में हमारे ट्रेनी ने कितने मार्क्स अचीव किए हैं, वो उसकी क्या है, एक तरह से अचीवमेंट है। बाय द वे अगर हमने 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनाकर अपने ट्रेनी का टेस्ट लिया, ठीक है, और 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में उनकी अचीवमेंट आ गई 48 मार्क्स, तो वो क्या होगी, एक लर्नर की अच्छी अचीवमेंट हो गई। और लर्नर ने इतने अच्छे से टेस्ट को दिया है, इतनी अच्छी अचीवमेंट को प्राप्त किया है, तो वो क्या हो गई, टीचर की सक्सेस हो गई। टीचर की सक्सेस कैसे होगी? टीचर ने अच्छे से क्लासरूम के अंदर पढ़ाया, उसके बाद क्या किया है टीचर ने, अपने ट्रेनी का टेस्ट लिया है, टेस्ट में उसकी ट्रेनी के अच्छे मार्क्स आए, तो एक जो हमारा टीचर है वो सक्सेस हो गया अपने मिशन में, अपना डिज़ायर को उसने क्या कर दिया, अपने गोल को उसने कुछ हद तक पा लिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है हमारे से लेसन प्लान कीप द इंस्ट्रक्टर एंड टीचर। जो लेसन प्लान को होता है उसको एक इंस्ट्रक्टर या टीचर क्यों लेता है? ऑप्शन नंबर ए है इन ट्रैक अलर्ट, अपने ट्रैक में अलर्ट रहने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इन ट्रैक अलर्ट एंड प्रिवेंट्स गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक, अपने टॉपिक में अलर्ट रहने के लिए और साथ ही साथ अपने टॉपिक से बाहर जाने से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बता रहा है स्टे इन द टॉपिक ओनली, या सिर्फ अपने टॉपिक में स्टे रहने के लिए। ऑप्शन नंबर डी कंफर्टेबल ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस, या फिर जब आप टीचिंग प्रोसेस कर रहे होते हो, टीचिंग प्रोसेस के दौरान आपको कंफर्टेबल फील हो, आप कंफर्टेबली अपने लेसन को करवा सको, या इसलिए आप लेसन प्लान का यूज़ करते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या है इसका आंसर? इन ट्रैक अलर्ट एंड प्रिवेंट्स गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक, अपने ट्रैक में अलर्ट रहने के लिए और साथ ही साथ अपने टॉपिक से बाहर जाने से बचने के लिए, खुद को रोकने के लिए। मतलब कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने ट्रेनिंग को दे रहे होते हैं, तो क्या करते हैं हम, जब हमने इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हमारे क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, अपने टॉपिक को लिंक करना पड़ता है, एक के बाद एक लिंक करना पड़ता है, इजी से इजी तरीके से हमारा ट्रेनिंग समझ ले। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। जब हम एग्जाम्पल देते हैं तो क्या हो जाता है, एक तरह से हम अपने टॉपिक से भटक से जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक से हम ना भटके, इसके लिए हम अपने लेसन प्लान का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने ट्रैक पर बने रहे, अलर्ट रहते रहे और साथ ही साथ में अपने टॉपिक से बहुत ज़्यादा बाहर ना चले जाए। सिर्फ और सिर्फ जितनी नॉलेज की हमारे ट्रेनिंग को ज़रूरत है, एक्वायरिंग है, हम उतनी नॉलेज अपनी ट्रेनिंग को क्या करें, प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है आपसे WIM यूज्ड इन ITI फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन इज प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ। जो आपके ITI में एक इंस्ट्रक्शन को WIM दिए जाते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में होते हैं? या आप बोल सकते हो जो WIM का निर्माण किया जाता है वो किस तरह में किया जाता है? वो प्रिंटेड मटेरियल, डुप्लीकेट मटेरियल, पिक्चर्ड मटेरियल, या ऑल ऑफ द अबव?
वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव। क्या बात कर रहा है ये हमारा क्वेश्चन? ये बता रहा है कि आईटीआई के अंदर एक इंस्ट्रक्शनल के लिए जो हम यूज़ करते हैं अपने WIM को, वो हम आपको किस किस फॉर्म में मिलते हैं या किस फॉर्म में वो हमारे पास रहते हैं। तो वो रहते हैं हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल में भी, डुप्लीकेट मटेरियल भी होता है, पिक्चर मटेरियल भी होता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। अब आपको बताना है WIM क्या है, आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। सभी बताइए। वेरी गुड। क्या फुल फॉर्म होती है WIM की? रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल। आपके रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन कौन से होते हैं? एक दो के नाम बता दीजिए। वेरी गुड। लेसन प्लान, इंफॉर्मेशन शीट, डेमो प्लान, ऑपरेशन शीट, असाइनमेंट शीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे विजुअल एड यूज्ड इन टीचिंग टू। क्वेश्चन बोल रहा है कि विजुअल एड का यूज़ आप टीचिंग में क्यों करते हो, किस लिए करते हो? ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, अपने लर्नर की इंटरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, या अपने लर्नर की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ लर्नर, या आप अपने लर्नर की रिटेंशन को बनाए रखना चाहते हो इसलिए, या फिर इंक्रीज करना चाहते हो। ठीक है, इंक्रीज की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी, मेक लाइव लायर, अपनी ट्रेनिंग को लाइव रखने के लिए। एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट, अपनी ट्रेनिंग के इंटरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए। एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ लर्नर, अपनी ट्रेनिंग की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए और रिटेंशन को बढ़ाने के लिए। तो आप विजुअल एड का यूज़ अपने क्लासरूम के अंदर टीचिंग के दौरान क्यों करते हो? फुल आंसर कीजिएगा। वैसे आप जिस तरह से आंसर लिखने में ज़्यादा कंफर्टेबल है आप उस तरह के लिख सकते हैं। ये मेरा अपना विचार है कि अगर हम लिखते हैं तो शायद हमें ज़्यादा लर्न हो जाता है। आपको जिस तरह से ज़्यादा लर्न होता है आपको उसी वे में आंसर देना है। ये मतलब कि कंडीशन नहीं है कि आपको फुली आंसर करना है। ये बस इसलिए कहते हैं कि आपका अच्छा बेस बन जाए, अच्छे से आपको रिमेंबर हो जाए। आते हैं क्वेश्चन पर। अब तक आपने आंसर भी दे दिया है, तो हमारा आंसर क्या है? मेक लाइव लायर एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ द लर्नर। क्या है हमारा आंसर? अपनी ट्रेनिंग को लाइव रखने के लिए, उनके इंटरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए, उनकी रिटेंशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। वेरी गुड ऑल। चलते हैं 8th क्वेश्चन तक पर। आपका 8th क्वेश्चन बोल रहा है कीपिंग ऑल द फैसिलिटी इन गुड कंडीशन एंड प्रोवाइडिंग सेफ, कंफर्टेबल एंड हाइजीनिक वर्किंग कंडीशन इज नोन एज। आपके वर्कशॉप के अंदर सारी फैसिलिटी क्या है? अवेलेबल है, या सारी फैसिलिटी जो है वो गुड कंडीशन में है, सेफ है, कंफर्टेबल और हाइजेनिक वर्किंग कंडीशन आपको मिली हुई है, प्रोवाइड करवाई हुई है, तो वो क्या कहलाती है? वर्कशॉप कीपिंग, आपकी वर्कशॉप का साफ सुथरा रहना। क्लीन वर्क प्लेस, या आपके वर्क प्लेस का साफ सुथरा होना। ऑप्शन नंबर सी, हाउस कीपिंग। ऑप्शन नंबर डी, टाइडी एंड नीट वर्क प्लेस, साफ सुथरा वर्क प्लेस, साफ सुथरा कार्यस्थल। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, आप आंसर कीजिए। वेरी गुड ऑल। क्या कहलाती है? हाउस कीपिंग कहलाती है। अगर आपको पता है कि हाउस कीपिंग क्या होती है तो ये मतलब कि आपका क्वेश्चन जो है गलत हो ही नहीं सकता है। बट अगर आपको ये नहीं पता है कि हाउस कीपिंग क्या है तो आप क्या कर दोगे? तुक्का लगाना स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, ये वर्कशॉप की बात हो रही है तो हो सकता है वर्कशॉप कीपिंग हो, या फिर
टाइडी एंड नीट वर्क प्लेस हो या क्लीन वर्क प्लेस हो, हाउस कीपिंग पर तो आपका ध्यान आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा हाउस कीपिंग शायद ये तो हाउस से रिलेटेड है, यहाँ पे तो हो रही है वर्कशॉप की बात, बट ऐसा नहीं है। हाउस कीपिंग के अंदर क्या होती है आपकी, मतलब कि पूरी वर्कशॉप को आपने किस तरह से मेंटेन करना है, इसके लिए आपको 5S कॉन्सेप्ट तक दिए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएगी, आपकी हाउस कीपिंग के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे, द सक्सेसफुल टीचिंग इज़ नॉट एक्सीडेंटल। जो आपकी सक्सेसफुल टीचिंग है वो एक एक्सीडेंट नहीं है। ठीक है, टीचिंग इज़ रियली, टीचिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एन आर्ट एज वेल एज साइंस, एक आर्ट है जैसे कि एक साइंस होती है। ऑप्शन नंबर बी, एन आर्ट ओनली, सिर्फ एक आर्ट है, एक कला है। ऑप्शन नंबर सी, ए जॉब ऑफ प्रैक्टिस स्किल, ये एक स्किल की प्रैक्टिस है, एक तरह से जॉब है आपकी। ठीक है, इज साइंस ओनली, या सिर्फ ये एक विज्ञान है। सक्सेसफुल टीचिंग की बात हो रही है, एक सक्सेसफुल टीचिंग क्या है? वेरी गुड डॉल, क्या है इसका आंसर? एन आर्ट एज वेल साइंस, एक कला है जैसे कि एक साइंस। साइंस भी तो एक कला है ना, साइंस के अंदर हम बहुत चीज़ों को जानते हैं, बहुत सारे फैक्ट को जानते हैं, वो भी एक रियल फैक्ट को। वैसे ही हमारी टीचिंग है, अगर हम एक सक्सेसफुली टीचिंग करवा रहे हैं तो वो एक एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता कि एक एक्सीडेंट हो गया उससे हमने कोई चीज़ सीख ली या सिखा दी, नहीं। अगर हमको एक सक्सेसफुल टीचर बनना है, एक सक्सेसफुल टीचिंग हमें करवानी है, तो जिस तरह से एक साइंस की खोजबीन और उसके रिजल्ट दिए जाते हैं, उसी तरह हमें एक टीचिंग के लिए भी बहुत सी खोजबीन करनी होती है, बहुत सी चीज़ों के लिए खुद को प्रिपेयर करना होते हैं, बहुत सी रिसर्च करनी होती है, बहुत से रिजल्ट्स हमारे को चाहिए होते हैं, उसके बाद हम एक सक्सेसफुल टीचिंग कर सकते हैं। क्योंकि टीचिंग करवाते हुए हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ही विचार नहीं देने होते, साथ ही साथ में ये भी समझना होता है क्या हमारा स्टूडेंट हमारी इन्फॉर्मेशन को समझ पा रहा है, जो हम उसे सिखाना चाह रहे हैं क्या वो सीख पा रहा है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग उसे सिखा पा रहे हैं तभी तो हमारी एक सक्सेसफुल टीचिंग हुई। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, थोड़ी सी खोज परख भी करनी पड़ती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है आपसे, इमिटेशन इज डन टू, इमिटेशन इज डन टू, इमिटेशन को हम कब करते हैं, कब किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बता रहा है आपसे, एप्लीकेशन स्टेप ऑफ टीचिंग इमीडिएटली आफ्टर क्लास लेक्चर विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। एप्लीकेशन स्टेप के बाद, जब आप टीचिंग का एप्लीकेशन स्टेप कर लो, उसके बाद इमीडिएटली क्लास लेक्चर के बाद बिना आपको टाइम वेस्ट किए इमिटेशन कर देनी है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बता रहा है आपसे, एप्लीकेशन स्टेप ऑफ टीचिंग इमीडिएटली आफ्टर डेमो विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। स्टेप ऑफ टीचिंग का जो एप्लीकेशन स्टेप होता है, जैसे ही आपका वो कंप्लीट होता है, इमिडिएटली आपको डेमो के बाद बिना टाइम वेस्ट किए आपको इमिटेशन करवा देनी है। ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, प्रेजेंटेशन स्टेप ऑफ टीचिंग इमिडिएटली आफ्टर डेमो। प्रेजेंटेशन स्टेप के बाद इमिडिएटली जब आप डेमो करते हो, उसके बाद विदाउट एनी टाइम लैप्स आपको क्या करना है, इमिटेशन करनी है। ऑप्शन नंबर डी बता रहा है आपसे, प्रेजेंटेशन स्टेप ऑफ टीचिंग आफ्टर क्लास लेक्चर विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। प्रेजेंटेशन स्टेप जो है आपका टीचिंग का, उसके बाद आफ्टर क्लास के लेक्चर के बाद आपको क्या करना है, बिना टाइम किए अपने इमिटेशन को करना है। तो अब आपको सही प्रोसेस बताना है कि असल में हम इमिटेशन को कब करते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ये काफ़ी लंबे हैं, तो आप अगर फुल नहीं लिख सकते तो आप ABC की फॉर्म में लिख सकते हो। वैसे आधे आंसर तो आ भी चुके। वेरी गुड ऑल, बहुत अच्छे। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जिसके अंदर बताया है एप्लीकेशन स्टेप ऑफ टीचिंग इमिडिएटली आफ्टर डेमो। स्टेप ऑफ टीचिंग की एप्लीकेशन स्टेप की इमिडिएटली बाद हम क्या करते हैं, डेमो करवाते हैं अपने ट्रेनी को, क्योंकि स्किल की बात हो रही है, स्किल के अंदर ही हमारा इमिटेशन होता है। ठीक है, तो उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए आपको क्या करवानी है,
इमिटेशन करवानी है। इमिटेशन हम कब करवाते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ट्रेनी को डेमो करवाते हैं। डेमो करवाने के बाद वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। डेमो करते हुए वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, इमिटेशन करते हैं। तुरंत वो इमिटेशन करते हैं। ठीक है, वेरी गुड ऑल। बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग द लर्नर माइंड्स to receive new knowledge as and when desired by the teacher is known as। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि एक टीचर अपने ट्रेनी के माइंड को इंस्पायर करता है न्यू नॉलेज को सीखने के लिए। ठीक है, और अपने ट्रेनी को क्या कर रहा है, डिज़ायर कर रहा है कि आप कुछ चीज़ सीखिए। तो वो क्या कहलाता है, वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है आपकी? इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रोसेस है, या इफ़ेक्टिव लर्निंग प्रोसेस है, या स्टूडेंट मोटिवेशन है, या स्टिमुलेटिंग स्टूडेंट? वेरी गुड ऑल। क्या है, स्टूडेंट मोटिवेशन है। क्या करते हैं जब हम मोटिवेट करते हैं, ठीक है, वही तो है, यही तो बता रही है। हम मोटिवेशन क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी ट्रेनिंग के माइंड को न्यू नॉलेज को लेने के लिए तैयार कर सके, उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। हम न्यू नॉलेज उसे क्या देने वाले हैं, उसके लिए हमने जब अपनी ट्रेनिंग को तैयार करना है, कोई एग्जाम्पल देना है या उनको मोटिवेट करना है, तो वो क्या कहलाएगा, मोटिवेशन कहलाएगा, स्टूडेंट मोटिवेशन कहलाएगा। और यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड ऑल। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है आपसे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पर्सनैलिटी आर। एक अच्छे व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर ए बता रहा है सेल्फ कंट्रोल, लॉयल्टी एंड क्यूरियोसिटी। ये बता रहा है आपसे कि अच्छे कैरेक्टरिस्टिक में आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, मतलब वफादारी होनी चाहिए, और आप शिष्टाचार होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बता रहा है आपसे रियलेबिलिटी, इंटीग्रिटी, एम्बिशन एंड पंचुअलिटी। आप में विश्वसनीयता होनी चाहिए। ठीक है, रियल एबिलिटी, ये सही से रिकॉर्ड नहीं होता है, तो ये क्या है, रियल एबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। इंटीग्रिटी होती है आपकी ईमानदारी, ऑनेस्टी। एम्बिशन होता है आपका एम, एंड पंचुअलिटी होती है आपका टाइम पे आना जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है आपसे परफेक्शन एंड हाई डिग्री ऑफ बैलेंस बिहेवियर। जो आपका बिहेवियर है वो हाई डिग्री बैलेंस्ड है, परफेक्शन है आपके अंदर, आप परफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर है आपका। ओके, और ऑप्शन नंबर डी बता रहा है ये सभी गुण एक अच्छी पर्सनैलिटी के अंदर होने चाहिए। वेरी गुड ऑल। आप सबके आंसर बहुत सही रहते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग स्टडी करते हैं। तो आप सभी को पता है कि अच्छी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमारे पास सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, मतलब आत्म नियंत्रण होना चाहिए, हमारे अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए, ईमानदारी हमारे अंदर होनी चाहिए, वफादारी हमारे अंदर होनी चाहिए, हम शिष्टाचार होंगे तभी तो हमारी अच्छी पर्सनैलिटी होगी ना, वो गुड पर्सनैलिटी होगी। अगर हमारा जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि कोई हम पर विश्वास कर सकता है, रियलेबिलिटी हमारे अंदर है, इंटीग्रिटी है, ईमानदारी हमारे अंदर है, एम्बिशंस है हमारे पास, हम पंचुअल है अपने वर्क को लेकर, और जो हमारा बिहेवियर है वो परफेक्ट है, हाई डिग्री बैलेंस्ड है। तो जब ये सब चीज़ें हमारे बिहेव के अंदर आ जाती है, हम अपने बिहेवियर में इन सब चीज़ों को क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। ये सब चीज़ें अगर हमारे अंदर होगी तो हमारी एक गुड पर्सनैलिटी हो जाएगी। तो क्या करना है, अपनी गुड पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों को अपने अंदर क्या करना है, हमने डेवलप करना है, ताकि हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा है आपसे साइकोलॉजी इज द आर्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ऑप्शन नंबर बी साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ऑप्शन नंबर सी आर्ट एंड साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है?
वेरी गुड ऑल। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने की एक साइंस है, मनोविज्ञान। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा है हमारे से इंट्रोसेप्शन। इंट्रोसेप्शन को आप क्या बोलते हो? सेल्फ स्टडी, या फिर इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? आत्मनिरीक्षण। ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की हिंदी क्या होती है? अवलोकन करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। आर द मेन मेथड टू बी कंसिडर इन द। आप सेल्फ स्टडी के द्वारा और ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये क्या करते हो? किस चीज़ को कंसीडर करते हो? ये किस चीज़ को कंसीडर करने के मेन मेथड है? एजुकेशनल साइकोलॉजी को कंसीडर करने की मेन मेथड है आपकी सेल्फ स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन, या फिर डेवलपमेंट साइकोलॉजी को, या क्लिनिकल साइकोलॉजी को, या कंपैरेटिव साइकोलॉजी को? वेरी गुड ऑल। किसको करते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी को करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसी? देखिए, जब एजुकेशन की साइकोलॉजी होती है कि जब एक ट्रेनी क्या कर रहा हो? सेल्फ स्टडी कर रहा हो। ठीक है, साथ ही साथ में वो ऑब्जर्व भी कर रहा है कि हम उसे क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ सिखा रहे हैं। जब ये चीज़ वो करता है, ठीक है, तो ये चीज़ हम किसके अंदर पढ़ते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। मतलब कि एक मेन मेथड है साइकोलॉजी को कंसीडर करने का, सेल्फ स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से सेल्फ स्टडी की जाती है, किस तरह से ऑब्जर्वेशन की जाती है। तो वही बताया हुआ है इसने कि सेल्फ स्टडी और ऑब्जर्वेशन किस चीज़ को कंसीडर करने के मेन मेथड है। ठीक है, मेन मेथड है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी को कंसीडर करने का सेल्फ स्टडी और ऑब्जर्वेशन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बताता है इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनसाइड द ब्रेन। आपके दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है? स्टोर्ड है। रिकॉलिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन ड्यू टू द एक्शन ऑफ सर्टेन स्टिमुलस इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या बता रहे हैं कि आपके माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से आपके दिमाग में क्या होती है? स्टोर होती है। आप उसको रिकॉल करते हो कुछ इन्फॉर्मेशन को लेकर, या फिर या आप बोल सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन को आप क्या करते हो? रिकॉल करते हो। ठीक है, तो जो ये आपके ब्रेन का एक एक्शन होता है, आपका जो स्टिमुलस एक्शन होता है, सर्टेन स्टिमुलस जो एक्शन होता है, उसको आप क्या कहते हो? चॉइस कहते हो, या फिर कलेक्शन कहते हो, या रिकलेक्शन कहते हो, या फिर असॉर्टमेंट कहते हो। चॉइस होती है हमारी कि हमारी अपनी चॉइस है, हमारी अपनी इच्छा है। कलेक्शन होता है किसी चीज़ को कलेक्ट करना। रिकलेक्शन होता है किसी चीज़ को फिर से रिकलेक्ट करना। ठीक है, असॉर्टमेंट होता है आपका वर्गीकरण करना। वेरी गुड। क्या कहलाता है? रिकलेक्शन कहलाता है। हम रिकलेक्शन किस तरह से कहलाता है? हमारे पास पहले से हमारे दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उस चीज़ को हमने रिकॉल किया, तो वो रिकॉल करना क्या कहलाता है? रिकलेक्शन कहलाता है। वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, हैबिट्स आर डिफरेंट फॉर इंस्टिंक्ट्स। जो आपकी हैबिट होती है वो आपकी इंस्टिंक्ट से अलग होती है। ठीक है, कैसी? मतलब कि आपकी जो हैबिट है वो आपके स्वभाव से, वो आपकी वृत्ति से अलग होती है। बट जो आपका स्वभाव है, जो आपकी वृत्ति है, वो इनबॉर्न है, आपको जन्म के साथ ही मिल चुकी है। तो आपकी हैबिट क्या है? वेयर एज हैबिट आर, तो आपकी हैबिट क्या है? ऑल्सो इनबॉर्न। क्या ये भी जन्मजात है, या फिर ये डेवलप्ड है, या आपने हैबिट को डेवलप किया है, या हेरिडेटरी है? हेरिडेटरी का हिंदी मीनिंग होता है अनुवांशिक है, आपके वंश में चली आ रही है। ऑप्शन नंबर डी है, या इनिटेट है। इनिटेट को भी आप जन्मजात कहते हो। वेरी गुड। क्या होती है हमारी हैबिट्स? डेवलप होती है। कोई अच्छी आदत है या बुरी आदत है, उसको हम खुद डेवलप करते हैं। वो मतलब कि स्वाभाविक रूप से नेचुरली हमारे अंदर नहीं है, बल्कि हमने हर आदत को, हर हैबिट को खुद डेवलप किया है। ठीक है, एज एट फाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा है आपसे, लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन इनिशियल लर्निंग इज इमीडिएटली फॉलोड बाय। लर्निंग आपकी जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकती है अगर लर्निंग के तुरंत बाद आप क्या करते हो, प्रेजेंटेशन करते हो या मोटिवेशन करते हो या इवैल्यूएशन करते हो या एप्लीकेशन करते हो। वेरी गुड, क्या करते हो, एप्लीकेशन करते हो। अब एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। जब आपने प्रेजेंटेशन करनी स्टार्ट करी तो क्या हो रही है, इसमें क्या पूछा है, हमारे को इफ़ेक्टिव लर्निंग पूछी है, ठीक है, कि हमारी इफ़ेक्टिव लर्निंग कब होगी, किस मेथड को यूज़ करने के बाद होगी, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के दौरान हम क्या करते हैं, अपनी ट्रेनी को पढ़ा रहे होते हैं, हम फिर क्या करते हैं, हम अपनी ट्रेनी को मोटिवेट करते हैं और हमने देखनी है कि हमारी जो टीचिंग लर्निंग है वो कितनी इफ़ेक्टिव है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं और एप्लीकेशन के से हम क्या चीज़ को करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं अपनी ट्रेनिंग की, ठीक है। एप्लीकेशन से हम अपनी ट्रेनिंग की इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब कि तो कौन सा स्टेप आ गया इसके अंदर, एप्लीकेशन स्टेप आ गया, ठीक है, कि अपनी लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इमीडिएटली हम कौन से स्टेप को यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन स्टेप को यूज़ करते हैं। ओके, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और कह रहा है आपसे, लॉ ऑफ इम्पैक्ट, ये क्या है, प्रभाव का कानून, इज कनेक्टेड विद स्टेप ऑफ टीचिंग। जो आपका लर्निंग के अंदर लॉ ऑफ लर्निंग है उसके अंदर लॉ ऑफ इम्पैक्ट है, वो किस चीज़ के साथ कनेक्टेड है आपके स्टेप ऑफ टीचिंग में। आपके पास ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन स्टेप ऑफ टीचिंग, बी प्रेजेंटेशन स्टेप ऑफ ऑप्शन नंबर ए बता रहा है प्रेजेंटेशन स्टेप ऑफ टीचिंग, ऑप्शन नंबर बी बता रहा है प्रेपरेशन स्टेप ऑफ टीचिंग, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है आपसे एप्लीकेशन स्टेप ऑफ टीचिंग, क्वेश्चन नंबर डी बता रहा है आपसे टेस्ट एंड इवैल्यूएशन स्टेप ऑफ टीचिंग। वेरी गुड, किससे जुड़ा है आपका, प्रेजेंटेशन स्टेप ऑफ टीचिंग। इसको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, बल्कि आपको समझ भी आ गया है, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेती हूँ। जो आपके पास स्टेप ऑफ टीचिंग है, चार स्टेप है आपके पास टीचिंग के। सबसे पहला है आपका प्रेपरेशन, सेकंड है प्रेजेंटेशन, थर्ड है एप्लीकेशन, फोर्थ है टेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपने प्रभाव अपने ट्रेनिंग के ऊपर डालना है, इम्पैक्ट चाहते हो कि आपकी लर्निंग का जो है इम्पैक्ट आपके स्टूडेंट पर पड़े, तो वो प्रेपरेशन से पड़ेगा या प्रेजेंटेशन से पड़ेगा या एप्लीकेशन से पड़ेगा या टेस्ट से पड़ेगा, ये चीज़ बता रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे ट्रेनिंग पर इम्पैक्ट पड़े, जो हमने उन्हें पढ़ाया है वो चीज़ उनके दिमाग में आ जाए, इम्पैक्ट पड़ जाए, उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ डेवलप हो जाए, तो वो हम कब डेवलप करवा सकते हैं, किस स्टेप में करवा सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्टेप में करवा सकते हैं। तो इसलिए हमारा लॉ ऑफ इम्पैक्ट टीचिंग के कौन से स्टेप से कनेक्टेड है, किस स्टेप से वो जुड़ा है, तो वो जुड़ा है हमारे प्रेजेंटेशन स्टेप से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपसे, लॉ ऑफ पर्पस, ये क्या है, आवश्यकता। लॉ ऑफ पर्पस, किसी चीज़ को करने का उद्देश्य, ठीक है। इट एसोसिएटेड विद स्टेप ऑफ टीचिंग। जो आपका लॉ ऑफ पर्पस है वो किससे एसोसिएट है, किसके साथ जुड़ा है, वो कौन से स्टेप से, टीचिंग ऑफ स्टेप से, कौन से टीचिंग ऑफ स्टेप से जुड़ा है, ठीक है। लॉ ऑफ पर्पस आपका एप्लीकेशन स्टेप ऑफ टीचिंग से, या टेस्ट एंड इवैल्यूएशन स्टेप ऑफ टीचिंग से, या प्रेपरेशन स्टेप ऑफ टीचिंग से, या ऑप्शन नंबर डी है प्रेजेंटेशन स्टेप ऑफ टीचिंग से। किसकी बात हो रही है, लॉ ऑफ पर्पस की। किससे जुड़ा है आपका, प्रेपरेशन स्टेप ऑफ टीचिंग से, क्योंकि प्रेपरेशन के दौरान ही तो हम इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं कि हमारे किसी स्किल को, किसी थ्योरी को करवाने का मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, ये चीज़ हम प्रेपरेशन के दौरान ही तो करते हैं। ऑल दैट क्लियर, सबका यह क्वेश्चन और आंसर क्लियर हो गया है क्या।
ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपसे, पर्पज ऑफ क्वेश्चन इज क्वेश्चनिंग इज टू, जो आपकी क्वेश्चनिंग की पर्पज़ है वो क्यों होती है, क्यों आपको मतलब कि आवश्यकता रहती है क्वेश्चनिंग की, क्योंकि ये क्या करते हैं क्वेश्चनिंग। ऑप्शन नंबर ए, इनक्रीज एंड स्टिमुलेट थॉट, ये इनक्रेज करते हैं और हमारे थॉट को स्टिमुलेट करते हैं। इनक्रेज द थॉट, या फिर हमारे थॉट को इनक्रेज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, स्टिमुलेट द थॉट, या फिर आपके थॉट को स्टिमुलेट करते हैं। या फिर डी है आपका, ये डिबेट और डिस्कशन होती है आपकी क्वेश्चनिंग से। तो 4 ऑप्शन आपके पास दी है, इसमें से आपको सिलेक्ट करके अपना आंसर बताना है। वेरी गुड। हमारे क्वेश्चनिंग की क्या पर्पस रहती है, इनक्रीज एंड स्टिमुलेट थॉट। हमने अपने ट्रेनी को इनकरेज करना होता है और उनके थॉट को स्टिमुलेट करना होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 बता रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू मास्लो हेरिक्री ऑफ नीड्स थ्योरी द नीड आर क्लासिफाइड इनटू, जो आपकी मास्लो ने नीड ऑफ थ्योरी का एक अनुक्रम बनाया है उसको कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। 5 लेवल्स में, या फिर सेकंड ऑप्शन है 4 लेवल्स में, सी है 7 लेवल्स में, या फिर कोई लेवल नहीं है। वेरी गुड। कितने लेवल में डिवाइड करा है उन्होंने, 5 लेवल में। सचिन सर ने ये चीज़ आपको एक बार नहीं बहुत बार करवा दी है, अब तक आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गई होगी। अब आपने 5 लेवल के नाम लिख के बताने हैं कि फर्स्ट लेवल कौन सा है, सेकंड लेवल कौन सा है, थर्ड लेवल कौन सा है, फोर्थ लेवल कौन सा है, 5 लेवल कैसा है, कौन सा है। आपने एक साथ आप सिक्वेंस में लिख सकते हो, जिस तरह से आपको लिखना है आप लिखिए। किसके लेवल लिखने हैं आपने, मास्लो के नीड ऑफ थ्योरी के लेवल लिखने हैं, ठीक है, जो मास्लो ने बनाए हैं। वेरी गुड। फर्स्ट है आपकी साइकोलॉजिकल नीड, सेकंड है आपकी सेफ्टी नीड, थर्ड है आपकी लव एंड ब्लॉगिंग नीड, फोर्थ है आपकी स्टीम नीड, और फिफ्थ है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। वेरी गुड। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, जिसको नहीं पता है वो भी हमारे साथ रिपीट कीजिए। फर्स्ट है आपकी साइकोलॉजिकल नीड, सेकंड है आपकी सेफ्टी नीड, थर्ड है आपकी लव एंड ब्लॉगिंग नीड, फोर्थ है आपकी स्टीम नीड, और फिफ्थ है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये लेवल है, मतलब कि फर्स्ट लेवल की नीड साइकोलॉजिकल नीड, सेकंड लेवल की नीड सेफ्टी नीड, थर्ड लेवल की नीड लव एंड ब्लॉगिंग नीड, फोर्थ लेवल की नीड स्टीम नीड, और 5 लेवल की नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ऑल दैट क्लियर? ओके, बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है आपसे, पर्सन वर्क इफिशिएंटली इफ ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड टू अंडरटेक इट। कोई आदमी किसी काम को एफिशिएंटली कर सकता है अगर वो मेंटली प्रिपेयर्ड है उस वर्क को करने के लिए, ठीक है। लर्निंग डिपेंड अपॉन द लर्नर इंटरेस्ट, और जो आपकी लर्निंग है वो डिपेंड करती है आपके लर्नर के इंटरेस्ट पर। तो ये किस नाम से जाना जाता है, रेडीनेस, सिंगुलरिटी, एक्सरसाइज, या पर्पस। ये एक तरह से आपके पास डेफिनेशन है, तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है आपको बतानी है। वेरी गुड। क्या कहलाती है, रेडीनेस कहलाती है। जब एक व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर है किसी वर्क को करने के लिए तो वो क्या कहलाती है, रेडीनेस कहलाती है। वो इंटरेस्टेड है उस काम को सीखने के लिए, ठीक है, वो रेडी है किसी काम को करने के लिए, तो वो रेडीनेस कहलाता है हमारा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 बता रहा है आपसे, 23 बता रहा है आपसे, मॉडल्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन। मॉडल्स को आप हमेशा प्रिपेयर करते हो स्केल में,
प्रोपोर्शन में, जजमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर एज इट लुक्स, या जैसे वो दिखाई देते हैं। ये मॉडल की बात हो रही है, मॉडल्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है, जो आप वर्कशॉप के अंदर मॉडल्स बनाते हो। तो किसके अकॉर्डिंग बनाते हो आप? वेरी गुड, स्केल के अकॉर्डिंग बनाते हो। जिस तरह की हमको स्केल दी हो, मतलब कि जो हमारे मॉडल की या फिर किसी भी चीज़ को हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्या होती है, 3 डायमेंशनिंग होती है। 3 डायमेंशनिंग होने के साथ साथ क्या होता है कि वो काफ़ी बड़ा या काफ़ी छोटा मॉडल हो सकता है। बट हमारे को बनाना है तो प्रेजेंट करने के लिए ना हमारा मॉडल ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा। अगर हमने कोई बहुत बड़ा मॉडल बनाना है तो उतनी बड़ी स्केल हम नहीं ले सकते, तो हमको क्या करना पड़ती है, अपनी स्केल को छोटा करना पड़ता है। और अगर हमारा जो टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम उस चीज़ को एक मॉडल की तरह बनाना चाहते हैं और वो क्या है, एक छोटा है, ठीक है, कोई पुर्जे बनाने हैं जैसे, तो वो छोटे हैं, बट हम क्या चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, अपनी स्केल को बड़ा कर देते हैं और उसको बड़ा करके दिखा देते हैं। तो जितने भी हमारे मॉडल्स बनते हैं उसको हम स्केल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे बता रहा है, एक्सीडेंट आर कॉज ड्यू टू। एक्सीडेंट कॉज कब रहते हैं आपके, सेफ एक्ट में आते हैं, या अनसेफ एक्ट से आते हैं, या नेग्लिजेंस से आते हैं, या अनअवेयर अबाउट साइंस ऑफ सेफ्टी, या फिर आप साइंस ऑफ सेफ्टी के लिए अवेयर नहीं है। नेग्लिजेंस होती है आपकी लापरवाही, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, या आप राइट आंसर? वेरी गुड ऑल। कब आते हैं कॉज में, जब हम अनसेफ एक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं, अनसेफली हम जब वर्क करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉडी लैंग्वेज इज अ विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट कंट्रीब्यूट द वेटेज ऑफ। बता रहे हैं यहाँ पे कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज क्योंकि ये कम्युनिकेशन में है, कितना कंट्रीब्यूट करता है बॉडी लैंग्वेज का, आपका कम्युनिकेशन के अंदर कितना कंट्रीब्यूट होता है, 55%, 7%, 38% या 22%। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो आप बॉडी लैंग्वेज से कोई चीज़ सिखा रहे हो, जिसको आप बोलते हो जेस्चर पोस्चर। तो आपके जेस्चर पोस्चर का कितना कंट्रीब्यूट होता है आपकी कम्युनिकेशन के अंदर? वेरी गुड ऑल। कितना होता है? 55% होता है। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसके साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आपको फिर से ये सेशन देखना हो तो आप क्लिक कर सकते हो, या कोई और सेशन देखना हो तो स्किल मास्टर पर आपको बहुत से सेशन मिल जाएंगे जो आपकी पीओटी से रिलेटेड है। ड्राफ्ट्समैन से रिलेटेड भी आपको सेशन मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी पिछली वीडियोस जो है रिकॉर्ड हो चुकी है काफ़ी, तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारी, मतलब कि फिटर बैंक भी देख लीजिए आप, फिटर क्वेश्चन बैंक है, तो जितने भी फिटर ट्रेड से रिलेटेड है वो जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। अदर चीज़ें भी बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो अगर आप उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप लाइक और शेयर तो कीजिए वीडियो को, साथ ही साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप स्किल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी हमारी मेहनत का फल मिलता रहे और आपको भी मिलता रहे, और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बाय बाय ऑल।